नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी पथ में। आज हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अनुच्छेद 14 केवल विधि के समक्ष समानता देता है, न कि विधि के समान संरक्षण। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 14 में विधि के समान समक्ष समता के साथ साथ विधि के समान संरक्षण की बात भी कही गई है। विधि के समक्ष समानता का अर्थ होता है विधि के समक्ष सभी समान है, यानी विधि से ऊपर कोई भी नहीं है। विधि के समक्ष सभी समान है, यह एक नकारात्मक अवधारणा है। यह अवधारणा बेट्रेन से ली गई है, जबकि विधि के समान संरक्षण की अवधारणा यूएसए से ली गई है। ये एक सकारात्मक अवधारणा है और विधि के समान संरक्षण का अर्थ होता है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, अर्थात युक्ति संगत भेदभाव किया जा सकता है। समान व्यवहार। अगला स्टेटमेंट है, विधि के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका के संविधान से ली गई है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सही कथन चुनिए। तो पहला गलत और दूसरा सही, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी 6 स्वतंत्रताएं केवल नागरिकों को ही उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 वन ए में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 19 वन बी में बिना हथियार के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, 19 वन सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता, 19 वन डी में अबाध रूप से विचरण करने की स्वतंत्रता, 19 वन ई में आवास की स्वतंत्रता, 19 वन एफ में संपत्ति की स्वतंत्रता या संपत्ति की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। और 19 वन जी में आजीविका की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन वर्तमान में केवल 6 ही स्वतंत्रताएं दी गई है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 में केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 19(2) में उल्लेखित स्वतंत्रताओं पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) से 19(6) तक अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं पर कुछ युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिसमें न्यायालय की अवमानना, बात की संपूर्णता, एकता, अखंडता, विदेशी राज्यों के साथ मित्रवत संबंध, नैतिकता, मानहानि, अपराध उद्दीपन, लोक व्यवस्था आदि प्रतिबंध लगाए गए हैं। अनुच्छेद 19 का संरक्षण विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 19 केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। सही उत्तर है पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में लंबित नहीं किया जा सकता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद
352 के तहत नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल केवल 3 आधारों पर ही लगाया जा सकता है: महायुद्ध, महाआक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। उससे पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया जाता था। भारतीय संविधान का आर्टिकल 19 आपातकाल लागू होते ही स्वतः ही निलंबित हो जाता है, लेकिन अगर आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है तो यह आर्टिकल निलंबित नहीं होता है। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान का ऐसा प्रावधान 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। राष्ट्रपति आदेश जारी करके अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए मूल अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 20 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। अभी तक भारत में केवल 3 ही बार नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है: 1962, 1971 और 1975। 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाक युद्ध और 1971 में आंतरिक अशांति के आधार पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। यह मूल अधिकारों का रक्षक के रूप में भी कार्य करता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल उच्चतम न्यायालय ही रिट जारी कर सकता है। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 32 के तहत केवल सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट के अलावा अन्य प्रकार की रिट भी जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट होती है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार रक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा, ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अनुच्छेद 17 के संदर्भ में सही कथन है: यह केवल राज्य पर लागू होता है, यह केवल नागरिकों पर लागू होता है, यह राज्य और निजी व्यक्ति दोनों पर लागू होता है, यह केवल सामाजिक सुधार कानून है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। अस्पृश्यता का अंत, लेकिन भारतीय संविधान में कहीं भी अस्पृश्यता को परिभाषित नहीं किया गया है। यह पूर्ण अधिकार है, अर्थात इसका कोई भी अपवाद नहीं है। यह राज्य और निजी व्यक्ति दोनों पर लागू होता है, राज्य प्लस निजी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य और निजी व्यक्ति दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी मौलिक अधिकार निरपेक्ष हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि मौलिक अधिकार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। केवल अब सभी मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है। मौलिक अधिकारों को संविधान संशोधन के द्वारा हटाया जा सकता है। यह स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों को भी हटाया जा सकता है, लेकिन इससे संविधान का मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए, मूल संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अगला स्टेटमेंट है मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। यह स्टेटमेंट गलत है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है और मूल अधिकार सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक या मूल अधिकारिता में आते हैं। अतः मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे उच्चतम न्यायालय में जाया जा सकता है। आर्टिकल 131 मौलिक अधिकार केवल नीति निर्देशक तत्व है। ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 यानी कि केवल 5 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये ही केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। बाकी के जो मूल अधिकार है वो भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को ही प्राप्त है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत होगा। अनुच्छेद 14 का लाभ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 14 भारत और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त होता है। अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों तक सीमित है। यह स्टेटमेंट भी ठीक है। अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। तो सही कथन चुनिए। तो पहला और गलत है, दूसरा और तीसरा सही, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अनुच्छेद 32 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्वयं एक मौलिक अधिकार है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 32 के तहत अनुच्छेद 32 स्वयं एक मौलिक अधिकार है। यह सुप्रीम कोर्ट इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। केवल मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु इसका प्रयोग किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट भी ठीक है। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। इसे आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। अनुच्छेद 32 एक मूल अधिकार है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने पर मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। अतः 32 को भी निलंबित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निषिद्ध भेदभाव में शामिल है। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध या प्रतिबंध किया गया है। अनुच्छेद 15(2) में होटलों, सार्वजनिक शौचालयों, कुओं आदि पर भी इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15(3) में महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य विशेष योजनाएं बना सकता है। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष योजना। 15(4) में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा सकती हैं। 15(5) में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जा सकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(6) में
जो कि 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा सकती है। तो अनुच्छेद 15 के अंतर्गत निषिद्ध भेदभाव में शामिल है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इस पैनल की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो